तो हम लोग जीवन विद्या एक परिचय का पठन कर रहे हैं और ये दूसरा अध्याय हमारा शुरू हो गया है। तो इसके पहले जो पैराग्राफ था यहाँ से कह रहे हैं कि जिनसे लाभ अवसर बना उन सभी भावों को पकड़ लिया, जबकि मानव का भाव समझ ले तो लाभ हानि से मुक्त हो जाएंगे। यानी मानव मूल्य की चर्चा शुरू हो गई थी। फिर आगे कहते हैं कि जबकि मानव का मूल्य समझ ले तो लाभ हानि से मुक्त हो जाएंगे। मानव मूल्य समझने से, जीवन मूल्य समझने से, स्थापित मूल्य समझने से, शिष्ट मूल्य समझने से हमको लाभ हानि की आवश्यकता शून्य हो जाती है। इसकी चर्चा हो गई होगी कि ये जो है, जो सह अस्तित्व है, अस्तित्व सह अस्तित्व है और अस्तित्व में स्वीकृतियां जो है, मतलब स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। तो ये सभी स्वीकृतियां ही हैं। मानव मूल्य भी स्वीकृतियां हैं, जीवन मूल्य भी है, स्थापित मूल्य भी है, ये सब स्वीकृतियां ही हैं। तो ये जो हेलो जी भैया, आ रही भैया? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये सभी जो है वो स्वीकृतियां ही हैं। तो स्वीकृतियों को स्वीकृतियां होना अर्थात मूल्य स्वीकार हो जाना, मतलब मूल्य में जो है वो तालमेल, संबंधों में तालमेल। तो संबंधों में तालमेल को बोलते हैं स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। उससे संबंध उपयोगी हो जाता है। मूल्य का मतलब उपयोगिता है। तो जब हम संबंध में तालमेल हमारा होता है और स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य को समझते हैं और शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होने लगता है, तो फिर उस संबंध जो है वो उपयोगी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही मानव मूल्य जब समझते हैं तो मानव मूल्य धीरता, वीरता, उदारता है, दया, कृपा, करुणा है। इसके साथ जब मानव मूल्य होता है, मानव होता है, तो मानव उपयोगी हो जाता है अस्तित्व के लिए। जीवन मूल्य मतलब सुख, शांति, संतोष, आनंद। ऐसा अगर जीवन हो गया है सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक जीने वाला, तो जीवन उपयोगी हो जाता है। जीवन मूल्य का मतलब जीवन अब उपयोगी हो पाएगा। अगर सुख में नहीं है, जीवन ही सुख में नहीं है, जीवन ही सुख पूर्वक नहीं जी पा रहा है, तो वो उपयोगी क्या होगा? किसके लिए उपयोगी होगा जब स्वयं के लिए सुख पूर्वक जी ही नहीं पा रहा? इसलिए कह रहे हैं मानव मूल्य समझने से, जीवन मूल्य समझने से, स्थापित मूल्य समझने से, शिष्ट मूल्य समझने से हमको लाभ हानि की आवश्यकता शून्य हो जाती है, क्योंकि हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं। तब जाकर के उपयोगिता मूल्य पर जीना होता है, जिससे धरती की छाती का कितना बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। जैसे हम सभी भी देखते हैं कि कोई हमको बहुत तनाव है और हम एकदम से बेचैन से हैं, परेशान से हैं, हमको उसका समाधान नहीं मिल रहा है और हम बिल्कुल ही परेशान है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं जाना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कितना बड़ा बोझ है। लेकिन उसी समय उसका समाधान अगर मिल जाता है तो एकाएक इतना रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे लगता है कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया। वैसे ही जब समाधान हमारे पास होगा और समस्त मानव जाति के पास होगा तो बोझ हल्का हो जाएगा। ये कह रहे हैं लाभ हानि के चक्कर में आदमी ना तो अपने को बचा पाया ना पराये को बचाता है। ठीक है, सब लाभ हानि के चक्कर में ही सब कुछ चकनाचूर हो रहा है। जैसे कि अभी हर साल हम लोग जब नवंबर शुरू होता है तो प्रदूषण की छुट्टियां हो जाती हैं, पोल्यूशन की छुट्टी। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब अगर एक बीमारी आई और उसके लिए आपने लॉकडाउन लगाया तो ये तो बीमारी की जड़ है, इस पे क्यों नहीं लॉकडाउन लगाते हैं, ऐसा कह रहा है। हालांकि लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है, लेकिन उनका कहने का आशय है कि इसकी गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। हर साल ये आता है और स्मॉग टावर लगा देंगे और घर में सब लोग एयर प्यूरिफायर लगा देंगे। मतलब नया मार्केट शुरू हो गया ना, घर में सब लोग एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे और स्मॉग टावर लगा लेंगे और जो है आप पेड़ पौधे लगा लो और पेड़ पौधे बढ़ा लो।
मतलब पोल्यूशन करते रहो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्मार्ट टावर लगाएंगे, समझ पे काम नहीं होगा। तो समझ पे काम नहीं होगा तो ये बोझ हल्का नहीं होना, ठीक है। तो इलाज अगर नहीं हुआ तो निदान होना है कि इलाज होना है, तो अभी हमको लगता है इलाज ही निदान है। जैसे हम बीमार हैं तो दवाई खा लिए, बीमारी आराम हो गई, बीमारी गई थोड़ी है। तो ये सारा कुछ जो कह रहे हैं कि लाभ हानि का चक्कर, तो लाभ हानि का ही चक्कर है। लाभोन्माद और ये भोगोन्माद जो हमारे सर पे चढ़ा बैठा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके मूल में कोई नहीं जाना चाहता। तो निदान कोई नहीं करना चाहता, सभी जो है केवल केवल इलाज को ही निदान मान लिया, जिसमें कह रहे हैं साम्यवाद भी अंततोगत्वा राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा, लाभ से मुक्त नहीं हुआ। पूंजीवाद सदा सदा घोषित लाभवाद है ही। इसलिए तो लाभ हानि से मुक्त होने के लिए मानव को अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता है, मानव मूल्यों को निर्वाह की आवश्यकता है। ये कैसे आएगी? जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आने से, मानवीयतापूर्ण आचरण में विश्वास होने से मानव मूल्य चरितार्थ होता है। इसी का नाम है समझदारी। तो एक्चुअली जीवन विद्या समझ में आने से आशय यही है कि जीवन ज्ञान हो जाने से, जीवन ज्ञान हो जाने से होता क्या है कि जीवन ज्ञान हो जाने से ही मानवीय शिक्षा और मानवीय आचरण का स्वरूप निकल पाएगा। जब तक जीवन ज्ञान को शिक्षा का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग नहीं बनाया जाएगा, तब तक मानवीय शिक्षा और मानवीयतापूर्ण आचरण का सूत्र निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि समझने वाला जीवन है, जीने वाला भी जीवन है, सदुपयोग दुरुपयोग को जानने वाला जीवन है, भोग करने वाला जीवन है, लाभ वृत्ति रखने वाला जीवन है। तो जीवन शिक्षा से बाहर है। तो जीवन को अगर शिक्षा का विषय वस्तु के रूप में लेकर के आते हैं तो ही इसका समाधान हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। फिर उससे अस्तित्व समझ में आएगा, मूल्य समझ में आएगा, मानवीयतापूर्ण आचरण समझ में आएगा। और इसी सब का नाम, यानी तीन जो ज्ञान है, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इन्हीं तीन को समझदारी बोला है। अब आगे पढ़ते हैं भैया। कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ता हूँ भैया। जी। पेज 29। मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करना शुरू करते हैं, तभी हम सही करने में निष्णात होते हैं, यानी समर्थ होते हैं, पारंगत होते हैं। जब तक किसी न किसी उन्माद से जकड़े रहते हैं और हमको सही करने का कोई रास्ता मिलता नहीं। समझदार होने के लिए जीवन को समझना तथा सहअस्तित्व में मानव अपने आचरण को समझना है। यही जीवन विद्या है। विद्या के दो भाग हैं, जीवन ज्ञान और सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान। इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। जीवन ज्ञान का मतलब जीवन को समझने की प्रक्रिया है। जीवन ही जब अस्तित्व को समझता है, इस प्रक्रिया को अस्तित्व दर्शन कहा। सभी जीवन समान से सारे मानवों में जीवन एक समान है। सभी जीवन समान है, सारे मानवों में जीवन एक समान है। समानता की बात कैसे आ गई? जीवन को समझने की विधि में, प्रमाणित करने की विधि में, अस्तित्व को समझने की विधि में, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में यह आया कि सभी जीवन समान है। समझने की व्यवस्था शरीर में कहीं भी हाथ पैर, कान, नाक, चक्षु, मेधस, हृदय कहीं भी नहीं है। यह व्यवस्था जीवन में ही है। जीवन ही जीवन को और सह अस्तित्व को समझने वाली वस्तु है और दूसरा कोई समझेगा नहीं।
इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, मानव समझदारी व्यक्त करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में होना जरूरी है। यह केवल शरीर या केवल जीवन रहने पर नहीं होगा। प्रमाणित करने का केंद्र बिंदु हुआ व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। यही समझदारी की सार्थकता है। हम तब व्यवस्था में जीना ही चाहते हैं। ये प्रक्रिया जीवन सहज ही है। ये कोई लादने वाली चीज नहीं है। सहअस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व है, क्योंकि सत्ता यानी व्यापक में संपृक्त यानी डूबी भीगी घिरी प्रकृति में संपूर्ण अस्तित्व है। प्रकृति अपने में एक एक गिनने योग्य वस्तु है। गिनने वाला मानव है। ये गिनने योग्य वस्तु प्रकृति में जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति सब है। छोटा सा सूत्र है, समझदारी से मानव सुखी, ना समझी अर्थात जीव चेतना में जीता हुआ मानव दुखी। अभी तक सारा संसार जूझता रहा। पहले जूझता रहा जीवों से, तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। लोग इसका भी प्रयोग किए, कुछ प्रमाण मिला नहीं, परंपरा बनी नहीं। दूसरी बार ये जूझे कि खूब वस्तु को इकट्ठा कर लो, सुविधा से सुखी हो जाओ, उससे भी सुखी हुए नहीं। दोनों बातों से कोई सुखी नहीं हुआ। तब सोचने की बात है कि इस क्रम में निकल कर आया कि समझदारी से समाधान, समाधान से सुखी, समाधान से ही सही कार्य व्यवहार होता है। सही में सभी एक हैं और गलती में अनेक। हमारी गलती से आप समस्त सहमत हो जाएं, आपकी गलती से हम समस्त सहमत हो जाएं, ऐसा नहीं होता नहीं है। भैया एक पैराग्राफ और पढ़ लेता हूँ आगे। जो गलती है तो गलती है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। सही में हम एक ही हैं, ये बात हमको समझ आ गई। स्वत्व समझदारी में से के लिए ही हमारा कल्याण प्रशस्त होता है। समझदारी से ही सुखी समृद्ध होते हैं। समझदारी में वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं। समझदारी से ही परंपरा रूप में सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सुख के 4 चरण हैं: समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में जीना। ये 4 चीजें प्रमाणित होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। जब तक ये चारों चीजें नहीं आती हैं, तब तक हम समझदार परंपरा में से के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रयत्न के क्रम में ही हम तमाम जप, तप, पूजा पाठ, योग, यज्ञ कर डाले हैं। बहुत सारी चीजें भी इकट्ठा किया, किंतु सब लोग खुश नहीं हुए। सभी सुखी होने के लिए समझदार होना है। समझदारी सब में पहुंच जा सकता है और समझदारी सब में पहुंचाया जा सकता है। समझदारी के लिए पहला चरण है अस्तित्व को समझना। अस्तित्व 4 अवस्था में है। पहला पदार्थ अवस्था, जिसमें मिट्टी, पाषाण, मणि, धातु आदि है। ये सब अपने आप अपने अपने आचरण में प्रमाणित हैं ही। दूसरी प्राण अवस्था, जिसमें सभी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां हैं। ये सब भी अपने आचरणों में स्वयं प्रमाणित हैं। तीसरी जीव अवस्था, जिसमें मानव को छोड़कर सभी जीव पक्षी आते हैं। ये सभी भी अपने त्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हैं ही।
चौथा ज्ञान अवस्था है जिसमें मानव ही है, जिसका व्यवस्था होने में अभी प्रतीक्षा है, व्यवस्था होने में अभी प्रतीक्षा है। अब सोचिए, सबसे विकसित अवस्था सबसे पीछे है। क्या मतलब है इसका? दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? जी भैया। जी जी भैया, धन्यवाद। यहाँ तक कर लिए हैं, नंबर 31 यहाँ से शुरू किए। तो इसमें एक शब्द आया निष्णात। निष्णात मतलब जिससे निकल जाते हैं, हम पार हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, उसी को निष्णात बोल रहे हैं। कि मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करते हैं, मतलब मानव मूल्य पूर्वक जब हम जीने लग जाते हैं, चरितार्थ करने का मतलब यही हुआ। चरितार्थ करने का मतलब हुआ कि वो आ गया जीने में, आचरण में आ गया। अर्थात जो मानव मूल्य है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, इसके पूर्वक हम जीने लगते हैं, तब जब तक किसी न किसी उन्माद से जकड़े रहते हैं और हमको सही करने का कोई रास्ता नहीं मिलता नहीं है। मतलब अगर किसी उन्माद से घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो रास्ता नहीं मिलता। मानव मूल्य को जब चरितार्थ करते हैं, मतलब समझदार होते हैं, तो समझदारी में क्या चीज है? जीवन को समझना तथा सह अस्तित्व में मानव अपने आचरण को समझना, यही जीवन विद्या है। तो इसके दो भाग है, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान। देखिए, जीवन की क्या महिमा है कि जीवन स्वयं को भी समझता है और संपूर्ण को भी समझता है, अर्थात अस्तित्व को भी समझता है। मानवीय आचरण को भी समझने वाला जीवन ही है। तो सेल्फ को समझने वाला, यानी जीवन जो है 10 क्रिया संपन्न, जिसमें आस्वादन, चयन से लेकर के क्रियाएं होती है, 4.5 क्रिया, 10 क्रिया, उसको भी समझने वाला जीवन ही है। उसको समझने वाला कोई और नहीं है, जीवन। और सब कुछ को समझने वाला, अस्तित्व दर्शन को और मानवीयतापूर्ण आचरण को, संबंध को, व्यवहार को समझने वाला भी जीवन ही है। तो जीवन जब स्वयं को समझ करके सब कुछ को समझता है, ये सीधा क्रम। अगर सब करके और सब कुछ को समझ करके और बाद में हम स्वयं को समझेंगे, ये उल्टा क्रम है, ये होता नहीं है। ठीक है, तो स्वयं को समझ करके सब कुछ को समझना, इसीलिए इसको कह रहे हैं जीवन ज्ञान का मतलब, जीवन ज्ञान का मतलब है ये। जीवन ज्ञान का मतलब जीवन की, जीवन को समझने की प्रक्रिया, इसको बोल रहे हैं जीवन ज्ञान। और जब ये जीवन अस्तित्व को समझता है, तब इस प्रक्रिया को अस्तित्व दर्शन कहा जाता है। यही जीवन जो स्वयं को समझा है, वही जब अस्तित्व को समझा है। अब इसमें एक बात आई है सभी जगहों पे कि सभी जीवन समान है। ये दर्शन में एक बात आई है, आपने शिविर किया होगा तो वहां पर भी एक बात आती है कि सभी जीवन समान है। सारे मानवों में जीवन एक समान है। अब ये कह रहे हैं कि ये बात कैसे आ गई, मतलब क्यों कहा गया, इसका तर्क क्या है कहने का? अभी तो बातें तर्क में ही हो रही हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जीवन को समझने की विधि में, यानी जीवन स्वयं को समझने की विधि में, फिर प्रमाणित करने की विधि में, फिर अस्तित्व समझने की विधि में, यानी अस्तित्व दर्शन की विधि में, और फिर सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में आया कि सभी जीवन समान है। मतलब जीवन को जो देखा जाएगा, जीवन समझने की विधि में अध्ययन अभ्यास पूर्वक समझ सकता है। ठीक है, किस चीज को समझेगा? तो जो प्रस्ताव रूप में जीवन 10 क्रियाओं का पुंज है, 10 क्रियाओं के पुंज में स्वयं को समझ पाना, पहले तर्क विधि से देख पाना, फिर अनुभव पूर्वक उसको उसमें बने रहना, तर्क से अनुभव तक पहुंचना, फिर अनुभव में बने रहना। ये प्रक्रिया सभी मानवों में संभव है, सभी मानव इसको कर सकते हैं। अस्तित्व दर्शन जैसा आप कर सकते हैं, वैसा मैं भी कर सकता हूं, वैसा ही कोई भी मानव कर सकता है। बस उसको समझने की बात है कि जो दर्शन है इसको समझ लिया जाए, जो हम देख रहे हैं इसको समझ लिया जाए और इसको प्रमाणित करना। तो इस रूप में सब में एक समानता। तो जैसे शिविरों में कहते हैं कि मानव
अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, ये जितना विश्वास होता है उतना मानव की समानता पे विश्वास होता है। मैं जीवन हूं और अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूं, शरीर को चलाता हूं, शरीर मेरा साधन है। जीवन को समझदारी तक करने के लिए शरीर एक साधन है। जैसे हमारे पास कार एक साधन है कहीं जाने के लिए, मोटरसाइकिल एक साधन है कहीं जाने के लिए, मोबाइल फोन एक साधन है दूर के व्यक्ति से बात करने के लिए, उसी प्रकार से शरीर भी एक साधन है जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन जागृति के लिए, जीवन को प्रमाणित के लिए करने के लिए, सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। तो ये जितना जितना ये पकड़ में आता है उतना उतना समानता का बिंदु दिखता है। आहार विहार में हम सभी अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कोई सब्जी पसंद होगी, किसी को चाय पसंद होगा, किसी को कॉफी पसंद होगी, कोई चाय कॉफी के नाम से ही नफरत करते होंगे। तो इसमें कोई समानता की जरूरत भी नहीं है और इसमें नफरत की भी जरूरत नहीं है कि कोई चाय पीता है तो हम उससे नफरत करें, वो कोई खराब आदमी है। या कोई चाय नहीं पीता है तो उसको कोई बैकवर्ड मान लेना कि हाँ चाय नहीं पीता है, ये बहुत पुराने जमाने का आदमी है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। रुचियों के मामले में जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उस मामले में अलग अलग संवेदना के मामले में, जिसको शिविरों में जिंदा रहने का धरातल आता है, जिंदा रहने के धरातल में समानता ढूंढने की कोशिश करेंगे, समानता मिलेगी नहीं। अब आपको किसी डिजाइन और कलर के कपड़े पसंद है, किसी ब्रांड के कपड़े पसंद है, हो सकता है हमको उस ब्रांड से कोई परेशानी हो, हमारे अंदर कोई उस ब्रांड को लेकर ग्रंथि बन गए, हम उस ब्रांड को ना पसंद करते हैं और आप बोली नहीं नहीं जी वही ब्रांड अच्छा होता है, आप समझते नहीं हो। तो ये ब्रांड वगैरह समझने की चीज नहीं है, ये उपयोग करने की चीज है। तो आहार विहार जो है ना, इसके आधार पे समानता देखने की कोशिश, घरों का डिजाइन, घरों का कलर, गाड़ियों का आकार, गाड़ियों की डिजाइन, गाड़ियों का कलर, गाड़ियों का जो है दाम, उनका मूल्य, जो मतलब कास्ट जो है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें समानता देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम परेशान ही होंगे क्योंकि यहाँ समानता का कोई ध्रुव बिंदु है ही नहीं, केंद्र बिंदु है ही नहीं। जब भी समानता दिखेगी तो जीवन के आधार पर दिखेगी। मैं जीवन हूँ, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूँ। कैसे? क्योंकि मैं कल्पनाशील हूँ, मैं कितनी भी कल्पना कर सकता हूँ, मेरी कल्पना में कोई क्षय नहीं होता। मैं बीमार हूँ, बूढ़ा हूँ, बच्चा हूँ, ठीक है, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, भारत का हूँ, पाकिस्तान का हूँ, अमेरिका का हूँ, कोई मतलब नहीं, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, किसान हूँ, कोई मतलब नहीं है। मेरे में कल्पनाशीलता असीम है। इस हिसाब से देखने जाएंगे तो समानता का बिंदु मिलता है कि मान जीवन रूप में समान है और शरीर को चलाता हूँ, शरीर मेरे लिए साधन है। जीवन की समझदारी से शरीर का सदुपयोग करता हूँ, अस्तित्व में जो भी वस्तुएं उनका सदुपयोग करता हूँ, जीवन जागृति के अर्थ में, समझदारी के अर्थ में। यहाँ समानता का हमको बिंदु मिलता है। जब तक जीवन की चर्चा नहीं होगी, जीवन को कंटेंट में नहीं लाया जाएगा, तब तक समानता मिल नहीं सकती ना। अब हम और देव भाई दो लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो दिखने के रूप में तो हम दोनों समान नहीं है, न चेहरा समान है, न चश्मा एक जैसा है, ठीक है, न बोलेंगे तो आवाज एक जैसी है, ठीक है, रंग भी होगा थोड़ा बहुत अंतर हो, तो अब मतलब कैसे हम समानता देख पाए? हम और देव भाई समान है, ठीक है। तो ऐसे तो शरीर के आधार पे, अन्य चीजों के आधार पे समानता का कोई आधार बनेगा ही, उसमें विषमता ही दिखेगी हमको। तो शरीर कभी भी या सुविधाएं कभी भी समानता का आधार हो सकती है। जब भी समझ में आएगा तो जीवन के आधार पर ही समानता समझ में आएगा। फिर अगले में कहते हैं कि समझने की व्यवस्था शरीर के किसी भी अंग में, हाथ पैर कान नाक, चक्षु मतलब होता है आंख, मेधस ब्रेन हृदय कहीं भी नहीं है, ये सब मांस के लोथड़े हैं। और समझ जो है वो एक अमूर्त चीज है, समझ जो है वो एक अमूर्त चीज है। ये सारी चीजें मूर्त चीजें हैं, ये मांस के केवल एक अलग अलग तरह के डिजाइन है। मतलब जो कोशिकाएं हैं, वो जो कोशिकाएं टिश्यूज के रूप में है, उनसे जो पूरा मांस का स्वरूप आया है वो एक अलग अलग प्रकार की डिजाइन है। वो उसके अंदर भौतिक रासायनिक क्रिया होती है, भौतिक रासायनिक क्रिया होती है। समझना भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं है, हाँ समझने का प्रभाव भौतिक रासायनिक क्रिया पे आता है। तो हम ब्रेन के अंदर के परिवर्तन को समझने के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन ब्रेन ही समझता है ऐसा नहीं, क्योंकि फिजिकल केमिकल रिएक्शन जहां पर हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वहां समझ फिजिकल केमिकल है ही नहीं। लेकिन मेरे नासमझी का या समझदारी का प्रभाव मेरे ब्रेन पे पड़ता है, मेरे शरीर पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीवन क्रिया भौतिक रासायनिक क्रिया पे प्रभाव डालती है। तो जीवन ही जीवन को
जीवन ही जीवन को और सह अस्तित्व को समझने वाली वस्तु है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा कोई समझेगा नहीं। इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मानव समझदारी व्यक्त करने के लिए शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में होना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि समझने के लिए सूचनाओं का हमारे पास आना जरूरी है। जैसे हम सब ये बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन हमारे पास होना जरूरी है। फिर ये पुस्तक के रूप में सूचना होना जरूरी है। अब इन सब को होते हुए अगर मेरे पास आंख नहीं, कान नहीं है, तो फिर हम ये स्क्रीन होते हुए भी और ये किताब की सूचना होते हुए भी हम सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। तो सूचनाओं का होना जरूरी है और सूचनाओं का मेरे पास तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। अब इंद्रियां कहाँ होंगी? तो इंद्रियां हवा में तो लटकी नहीं होंगी कि आंख इधर लटक गया, कान इधर और मुंह इधर लटका हुआ है और जीवन उसको चला रहा है। तो उसका एक कोई व्यवस्थित स्वरूप होगा, क्योंकि इंद्रियां भौतिक रासायनिक है तो उनका पोषण भी चाहिए। तो उसके लिए शरीर एक डिजाइन है। तो शरीर एक डिजाइन है, तो इसलिए जीवन और शरीर दोनों के यहाँ कह रहे हैं कि जीवन और शरीर दोनों के संयुक्त रूप में समझने का कार्यक्रम। शरीर को खत्म करके समझने का कोई कार्यक्रम नहीं होगा और जीवन को नकार करके भी समझने का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। अभी दोनों तरफ अति हो गई। जैसे आदर्शवाद ने शरीर को बेकार बता दिया, ये कोई चीज नहीं है, ठीक है, ये माया है, नश्वर है, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो। तो शरीर के चक्कर में भी पड़ना है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम समझेंगे। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, शरीर का होना जरूरी है। भौतिकवाद बोला तो भौतिकवाद आया, तो भौतिकवाद ने जीवन को नकार ही दिया। जीवन नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ ब्रेन में ही होता है। उसमें ही एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, लाइफ फ्लूइड बोलते हैं उसको, वो होता है, उसी से सारा कुछ शरीर चलता है। और वो जब खत्म होता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो उसने जीवन जैसी कोई इकाई को नकार दिया। तो यहाँ कह रहे हैं दोनों को ही जरूरत है, दोनों नकार नहीं सकते आप। यहाँ कह रहे हैं शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में होना जरूरी है, तभी समझने का काम हो पाएगा। यह केवल शरीर या केवल जीवन रहने पर नहीं होगा। तो प्रेरित करने हुआ व्यवस्था में समग्र व्यवस्था में भागीदार, यही समझदारी की सार्थकता है। सार्थकता का मतलब अपने अर्थ को पाले। तो समझदारी अपने अर्थ को पाले, ये यही है व्यवस्था में को समझना और व्यवस्था पूर्वक जीना। और आगे कह रहे हैं कि हम तब व्यवस्था में जीना चाहते हैं, ये प्रक्रिया जीवन सहज ही है। जीवन सहज का मतलब जीवन इससे ही सहज होता है, मतलब नेचुरल मेरे अंदर नीड है, ये हम इससे बच नहीं सकते, इससे भाग नहीं सकते। तो कह रहे नेचुरली है मेरे अंदर में। आगे लाइन कह रहे कोई लादने वाली चीज नहीं कि लाद दी गई है कि आपको समझना है, लादने वाली चीज नहीं है, ठीक है, मेरे में है ही वो। मतलब उसको हम नकार ही नहीं सकते, समझना मेरा अनिवार्य आवश्यकता है। ये कोई नागराज जी ने लाद दिया है या कोई किताब ने लाद दिया है, परंपरा, ऐसा नहीं है। जीवन समझ के बिना तृप्ति नहीं होगा। इसका छोटे स्तर पे उदाहरण हम देख सकते हैं कि हम जैसे किसी नए कमरे में आके बैठ गए, तो नए कमरे में हर चीज को हम एक बार समझना चाहते हैं। इसका स्विच कहाँ है, इधर से टॉयलेट का गेट किधर जाएगा, ठीक है, इसमें गर्म पानी करना हो तो क्या होगा, गीजर कहाँ से ऑन होगा। तो ये सारी चीजें जब तक हम समझ नहीं लेते तब तक हम बेचैन ही रहते हैं, हम परेशान ही रहते हैं। पूछ लेते हैं भैया ये बता दो, वो बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो जब सब जान लेते हैं तब हम निश्चिंत होकर फिर उस कमरे में रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि समझना मेरे अंदर नेचुरल नीड है, प्राकृतिक आवश्यकता। इसीलिए इसको कह रहे हैं ये जीवन सहज ही है, ये कोई लादा नहीं गया है। जीवन है तो समझना ही है जीवन। तो सह अस्तित्व को जब समझने की बात होती है तो व्यापक और व्यापक में संपृक्त प्रकृति, यही सह अस्तित्व का स्वरूप है। तो प्रकृति को हम एक एक कर गिन सकते हैं और गिनने वाला मानव ही, और किसी को गिनने की आवश्यकता तक पड़ी नहीं।
किसी जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, प्रकृति को गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मानव को गिनने की आवश्यकता है। तो ये जो गिनने योग्य वस्तु है प्रकृति और जड़ चैतन्य प्रकृति, वो सब है। ठीक है, तो छोटा सा सूत्र दे रहे हैं कि समझदारी से मानव सुखी, ना समझी से अर्थात जीव चेतना में जीता हुआ मानव दुखी। यही एक लाइन का सूत्र है। सुखी कैसे होंगे? समझदारी से। दुखी क्यों है? क्योंकि ना समझी है। तो जब जब हम दुखी हुए तो हमारे पास क्या सूचना है? ना समझी है। अब हम दुख के किसी के कारण नहीं ढूंढेंगे, अभी तो दुख का हम कारण ढूंढते हैं। वो है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसके साथ रहने लायक नहीं है, सरकार ही खराब है, और ये कहाँ से ऐसी सरकार बन गई। ठीक है, ये ठंडी क्यों आ गई, तो ये गर्मी क्यों आ गई, बारिश तो बहुत ज्यादा हो रहा है, अब क्या करें। ये सारी चीजें क्या है? ये सब शिकायत जो आता है वो नासमझी ही है। मेरे अंदर जब जब शिकायत आ रहा है तो कहीं न कहीं समझ का अभाव। तो सुखी का मतलब समझदारी, और दुखी जब हुए तो इसका मतलब कोई न कोई नासमझी। अभी तक संसार ऐसे ही जूझ रहा है। पहले जीवों से जूझा, भाई जंगल में रहता था तो लगता था जंगली जानवर हमको मार के खा जाएंगे, तो उनसे बचने का सारा जुगाड़ किया, उनको मारने का जुगाड़ किया, और जो जीवों को मार दिया उसको बड़ा आदमी घोषित किया। उस जमाने में उसको कबीले का सरदार बोले। कबीले में रहते थे, जीवों से बचने के लिए ग्रुप में रहते थे, तो ग्रुप का नाम कबीला रख दिया। अब चूंकि जीवों से ही डरते थे, जीवों से ही सारा भय था, इसलिए जीवों से भय को दूर करने के लिए समूह में रहने लगे, बचने का उपाय करने लगे, और जो उन जीवों को मार दिया उसको ताकतवर मान लिया और उनको सरदार बता दिया। तो पहले जीवों से डरा, बाद में जीवों से जब बच करके आया तो प्राकृतिक चीजों से बच करके आया, तो फिर देखा फिर भी दुखी है। अब क्या करें? तो अब तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ, सुखी हो जाओगे। ऐसा कुछ लोगों ने किया भी, हो सकता है सुखी हुए भी हो, लेकिन वो उसकी परंपरा नहीं बन पाई। तो बाबा जी कभी ये नहीं कहते हैं कि जिन्होंने तप किया, योग किया या सन्यासी हो गए वो दुखी हुए बाद में। हो सकता है वो सुखी हुए हो, लेकिन चूंकि उसकी परंपरा उपलब्ध नहीं है, इसलिए कैसे कहा जाए कि वो कोई सही चीज थी। तो सही चीज अगर रही तो वही, जैसे वो बोलते हैं कि ये जो दर्शन मध्यस्थ दर्शन है, इसकी भी अगर परंपरा नहीं बनी तो बाद में इसको भी लोग बोलेंगे एक मध्यस्थ दर्शन हुआ करता था, नागराज जी ने उसको दिया था। ठीक है, तो इसको भी करेंगे तो परंपरा में नहीं आया, अगर शिक्षा में नहीं आया, क्योंकि शिक्षा में आता है तो परंपरा में आता है। तो शिक्षा में वो इसलिए नहीं आया, जो पहले का जो ये तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सबके लिए प्रैक्टिसेबल मॉडल नहीं है। सब तप कर पाएंगे, सब योग कर पाएंगे, सब सन्यासी हो पाएंगे, ये शिक्षा में आ नहीं सकता, शिक्षा की वस्तु हो नहीं सकता। लेकिन जो चेतना विकास मूल शिक्षा है, जिसको जीवन विद्या कह रहे हैं, अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवीयता, पूर्णाचरण ज्ञान, इसको आप देखेंगे तो इसका एक एक कंटेंट शिक्षा की वस्तु बन सकता है। और जो चीज शिक्षा में आती है वही परंपरा में आती है। तो ये शिक्षा में आ सकती है, इसलिए परंपरा में भी आ सकती है, इसलिए मानव परंपरा धरती पे हो सकती है इसके आधार। तो पहले तो आदर्शवाद में गए कि तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ। उसके बाद जब इससे थोड़ा सा लगा कि संभावना नहीं है, सबके लिए नहीं हो पाएगा, तो बोले कि खूब तो खाओ पियो और सुविधा इकट्ठा करो, मौज करो, इसी में फिट है मामला, बहुभोगति भोग में चले जाओ। तो पता चला जितना ज्यादा सामान इकट्ठा किया और सब चीज किया और बाद में फिर भी दुखी, और कभी कभी तो सामान ही दुख का कारण हो गया। इकट्ठा जितना ज्यादा कर लिया वही तनाव का कारण हो गया। कभी कभी किसी के पास पैसा इतना ज्यादा हो गया कि पैसा ही तनाव देने लग जाता है, क्या करेंगे। तो दोनों बातों से सुखी नहीं हुए, तब फिर सोचने की बात है कि नहीं। देखिए तर्क कहाँ जा रहा है, तर्क ये जा रहा है कि जब हम जीवों से डरते थे तो उसका उपाय किए, तप किए, योग किए, सन्यासी, ये सारी बातें कही गई, उसमें हम पार नहीं पाए, अर्थात परंपरा नहीं बन पाई। फिर भौतिकवाद में वस्तुओं को इकट्ठा करो और खूब भोग करो और सुखी हो जाओ, ये भी करके हमने देख लिया, इसमें भी पार नहीं पाए। तो अब सोचा जाए कि ना सोचा जाए, कोई और रास्ता है, या अभी भी हमको उन दोनों में समाधान मिलता है। तो जिसे उन दोनों में समाधान मिलता है वो उसमें समाधान के लिए जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर उसकी समीक्षा हो गई है कि समाधान तो नहीं हुआ,
तो अगला कुछ सोचना है कि नहीं सोचना है? तो सोचने का मुद्दा अब रखा जा रहा है कि समझदारी से समाधान, समाधान से सुखी। जब समझदारी से कार्य व्यवहार होता है तो सही में सब एक होते हैं, गलती में अनेक होते हैं। आप गलती करें, हम गलती करें, कोई गलती करे और उसके आधार पे हम एकता ढूंढने लग जाएं। सारे देश बैठ करके G7, G23 और यूनाइटेड नेशंस सारा चीज बना तो लिए हैं, लेकिन सब गलती कर रहे हैं। सब परमाणु बम बना के बैठे हुए हैं, सब कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, सब के सब जो है ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, सुविधाओं का दुरुपयोग कर, तो गलती सब गलती कर रहे हैं और मंच पे आकर के बैठते हैं कि सब मिलके क्या सही कर सकते हैं। तो सब जब गलती कर रहे हैं तो सब मिलके भी सही कहां से कर पाएंगे? तो सब मिलके कोई बड़ी गलती कर डालेंगे। तो जब तक सही की सूचना नहीं है, सही सब नहीं करेंगे, तब तक एक हो नहीं सकते। ये मुद्दा है। हमारी गलती से आप सहमत हो जाएं, आपकी गलती से हम सहमत हो जाएं, ऐसा हो नहीं पाएगा। जब हम देख पा रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं और आप मेरी गलती को देख पा रहे हैं, मैं गलती कर रहा हूं, और फिर दोनों सहमत होने का प्रयास कर रहे हैं, ये कैसे होगा? संभव ही नहीं होगा। तो फिर कोई बीच का रास्ता कोर्ट कचहरी में निकलेगा या बंदूक राइफल से निकलेगा? भैया एक जो कल मेरी बात हो रही थी किन्हीं एक भाई से, तो ऊपर जो लाइन है वो योग तप के बारे में थोड़ी सी आपकी तरफ से क्लैरिटी चाह रहा था बोलकर कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी परंपरा में जो विधियां बताई गई उसको नकारा जा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो अभी तक प्रैक्टिसेबल जैसा दिखाई नहीं देता है कि हर मानव उस चीज को रेप्लिकेट कर पाएगा या वो काम कर पाएगा। ये बात बिल्कुल बढ़िया है। तो मैं गोरखपुर आया हुआ हूँ, तो कल मैं गीता प्रेस गया था और वहां से पतंजलि योग दर्शन लेके आया हूँ, थोड़ा और ठीक से पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी कभी रेफरेंस लेना पड़ता है। जी। मतलब उनके लिए जिनको जरूरत है, सभी के लिए जरूरत नहीं है। जो उसको पढ़े हुए हैं वो उस पर संवाद करना चाहते हैं। तो बहुत दिन मुझे पढ़े हो गया था। तो ये जो है, देखिए, ये दर्शन भी आया है तो योग पद्धति से, तप पद्धति से ही आया है। स्वयं नागराज जी ने उसी साधना विधि का उपयोग किया। तो इसलिए उसको यहाँ पढ़ने के ढंग में हम भले बोल दें कि हम अगर ऐसे पढ़ रहे हैं कि पहले जूझता रहा जीवों से, तप करो, योग करो, सन्यासी हो, ये हमारा कहने का ढंग अलग है। नागराज जी ने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आदमी जीवों से जूझा, उनसे बचने के बहुत सारे उपाय निकाले, ठीक है। उसके बाद जिसने जीवों को मार दिया उसको कबीले का सरदार बोला। फिर जो कबीले बन गए वो आपस में फिर दिक्कत हो गई, सुविधाओं की लेके संघर्ष हो गया। तुम्हारी जमीन यहाँ तक, हमारी यहाँ तक, तुम्हारे पेड़ का यहाँ तक, हमारे यहाँ तक, तुम्हारे जंगल यहाँ तक, हमारे यहाँ तक। उसमें फिर आपस में कबीलों में युद्ध हुआ। तो कबीलों में जब लड़ाई हुई तो आदमी को जो मार दिया उसको और बड़ा मान लिया और उसको राजा घोषित कर दिए। तो ये जो जंगल युग से कबीला युग से राजा युग, और ये सारा करते हुए और आज सब राजा हो गए। आज के डेट में देखेंगे तो सब के सब राजा हो गए ना। जिन सुविधाओं को राजा भोगता था उससे बड़ी बड़ी सुविधाएं हम भोग रहे हैं। हमारे मकान, हमारे पास जो मोबाइल, आज देखिए ना, सब लोग, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई गोरखपुर में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं। ये किसी राजा को नसीब नहीं था। तो आज सब राजा हो गए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोग राजा हो गए, सब कह देना ठीक नहीं है। तो मैक्सिमम लोग राजा हो गए लेकिन सुखी हो नहीं पाए। तो ये जो तो ये तो सुविधा वाली बात हो गई। तो ये जो तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ, ये कहा गया। जैसे आप बौद्ध धर्म में देखेंगे तो वहां पर, मतलब आपको अगर बोधि को प्राप्त करना है तो आपको बिहार में रहना पड़ेगा, बौद्ध बिहार में रहना पड़ेगा। बौद्ध बिहार बनवाए गए इसलिए कि अगर बोध को प्राप्त करना है तो बिहार में रहना होगा। तो ये खराब चीजें नहीं थी। मतलब आपको, यानी जीवन को, अगर आपको जीवन को साधना है, मतलब अब अगर भाषा उसको दिया जाए तो जीवन को साधना है, तो उस समय ये माना गया कि जीवन को साधने के लिए शरीर को और
संबंध को, जो मोह वाले संबंध है, उनसे दूर होना पड़ेगा, तब आप इसको साध पाएंगे। अब ये कितने लोगों के लिए सहज हो सकता है? सभी के लिए तो नहीं हो सकता ना। जी। शरीर के जी रहा हूँ, मैं शरीर के साथ जी रहा हूँ, मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, ठीक है, संबंधी है, मैं सब चीज को छोड़ करके बिहार में जा पाऊं, ये मेरे लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता। ऐसे ही कहा गया कि आपको तब करना होगा, अर्थात आपको गुफाओं में जाना होगा, आपको सन्यासी होना होगा। आपको सन्यासी होना, तो ये 100 करोड़ गुफाएं कहाँ ढूंढने जाएंगे आप आज के समय में? अगर हाँ 800 करोड़ लोग अगर धरती पे हैं तो 800 करोड़ गुफाएं, ठीक है। तो ये जो जो और सब सन्यासी हो जाए तो फिर मानव की जो शरीर परंपरा वो भी खत्म हो जाएगी। तो शरीर तो, और अच्छा समाधान सबको चाहिए। जैसे ये तर्क दिया जा सकता है कि भाई वो सन्यासी होने का जो काम कहा गया था सबके लिए नहीं था, कुछ लोग सन्यासी हो जाएंगे, ज्ञान परंपरा में आ जाएंगे, फिर सबको ज्ञान देंगे, ये भी बात सही है। लेकिन वो ज्ञान देने के लिए जो आए, वो ज्ञान परंपरा कहीं दिख नहीं रहे ना अस्तित्व में। मानव तो भोग, अतिभोग, बहुभोग और विभोग और क्या क्या करते हुए अंत में धरती को नरक बना दिया, संबंध को नरक बना दिया, तो परंपरा दिख नहीं रही है। तो इसलिए यहाँ उसको नकारात्मक नहीं कहा गया, ये कहा गया कि ये सब चीजें करते हुए जो व्यवस्था की उम्मीद की गई थी, वो व्यवस्था आज, मतलब मैं देखूं तो मैं, मेरी उम्र 46 साल है, इस 46 साल की उम्र में मैं तो व्यवस्था पाया नहीं अब तक, जितना मैंने सुना था, ठीक है। तो वो व्यवस्था में नहीं है, परंपरा में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं को खराब चीज था, उसकी परंपरा नहीं हो पाई। अब समझ में आता है क्यों परंपरा नहीं हो पाई, क्योंकि वो शिक्षा में नहीं आ पाया, और जिस स्वरूप में वो है उस स्वरूप में शिक्षा में हम ला भी नहीं सकते। जिस स्वरूप में सारी चीजें हम शिक्षा में नहीं ले आ सकते। अभी मेरा हापुड़ में शिविर था, पिछला जो 4 से 11 अक्टूबर था, तो उसमें कुछ लोग आए थे जो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और वेदांत पे और सांख्य पे पीएचडी किए हुए लोग थे। उन लोगों ने से चर्चा हुई, तो पहले जो 3-4 दिन उनका रिएक्शन था, काफी तगड़े रिएक्शन थे, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन थे वो उनके थे, मतलब उनको लगता था कोई उल्टी बात कही जा रही है। तो अब आपको क्या लगता है, ये तो आप ही मूल्यांकन कर पाएंगे ना, मैं तो मुझे तो कोई आवेश आया नहीं। बात करते हुए अंतिम दिन 6वें 7वें दिन आकर के वो बोले कि नहीं, शिक्षा विधि तो यही है, जो बातें सांख्य में या योग दर्शन में या वेदांत में जो बातें कही गई हैं, तो उसमें जो सत्य वस्तु है, उस सत्य वस्तु को रखने का तरीका तो यही है, शिक्षा विधि में तो यही आ सकता। और इस बार शिविर था अभी जो 8 से 15 में, उसमें एक व्यक्ति, उसमें भी आए थे एक व्यक्ति जो वेदांत को काफी अच्छे से पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें भौतिकता को नकारा नहीं जा रहा है, इसलिए यही शिक्षा की वस्तु है। भाई भौतिकता भी आवश्यक है, भौतिकता को छोड़ करके हम आध्यात्मिकता में आ जाएंगे तो वो प्रैक्टिसेबल नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो है ना, शरीर को खाना पीना कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम जा सकते हैं, ये तरीका जो है शिक्षा में आ सकता है। तो जब तक कोई चीज शिक्षा में नहीं आती, जैसे एक दिन और मैं आंकड़ा रखा था पूरे दुनिया का, कि पूरे दुनिया में 250 करोड़ लोग पर डे क्लासरूम में आते हैं, पर डे 250 से 350 करोड़ स्टूडेंट, और उनको पढ़ाने के लिए 9 करोड़ टीचर पर डे क्लासरूम में आते हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज आ गई है तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो समझदारी की परंपरा शिक्षा विधि में आएगी तो मल्टीप्लाई हो पाएगी, और ये जो कंटेंट है ये शिक्षा की वस्तु हो सकता है। उसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली में स्वीकृति बनी बहुत मशक्कत के बाद। दिल्ली में स्वीकृति के लिए क्या है, जो ब्यूरोक्रेसी थी वो आड़े आ रही थी, सरकार चाह रही थी। अभी मैं यूपी में आकर के यहाँ जूझता रहा, तो यहाँ सरकार के लोग नहीं इसको समझ पा रहे थे। उनको लगता था दिल्ली का कोई मॉडल है, ये जो है वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉडल है। अधिकारी कुछ थे वो कन्विंस हो गए थे, धीरे धीरे समझ में आ गया नहीं नहीं ये तो शिक्षा की वस्तु है। अब यहाँ पर भी हमको 15 जिलों में 150 स्कूल पायलट के लिए बाकायदे स्वीकृत हो गया, और टीम बन के जनवरी में ही लॉन्च करने को कह रहे हैं। हैप्पीनेस करिकुलम जनवरी में लॉन्च कर दीजिए यूपी के अंदर। तो ये अभी ये नहीं है कि हैप्पीनेस करिकुलम ही समझदारी का रास्ता है,
एक छोटा सा घुसने का शिक्षा में एक प्रयास है। घुसने का भी भाषा ठीक नहीं है, ये नहीं तो लगेगा ये घुसना चाह रहे हैं। मतलब एक सहमति बनाने का एक रास्ता है, एक छोटा सा प्रयास शुरू हुआ है। तो ये आप जो प्रश्न कर रहे थे कि शिक्षा विधि में आ सकता है, बाकी ये तब करो और सन्यासी हो जाओ, ये जिनको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, वो रास्ता सबके लिए खुला है। उससे भी उपलब्धि होती होगी, नागराज जी को हुई थी, इसलिए हम नहीं कह सकते। लेकिन नागराज जी ये कहते हैं कि मेरे जैसा सब कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसको शिक्षा परंपरा में लेके आना है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो एक ये पैराग्राफ बच गया है अभी कि सही में हम एक ही हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। स्वत्व समझदारी में समझदारी से समझदारी के लिए ही हमारा कल्याण प्रशस्त होता है। तो सुख के 4 चरण हैं। समाधान ये स्वयं के स्तर पे होता है, समृद्धि परिवार के स्तर पे, अभय समाज के स्तर पे, और सह अस्तित्व में जीना ये अस्तित्व के स्तर पे। तो ये 4 चरण है। तो समाधान बराबर सुख, मैं स्वयं में समाधानित हुआ, और समाधानित कितना होऊंगा, तो मैं स्वयं को समझूंगा और स्वयं को समझते हुए सब कुछ को समझूंगा। तो स्वयं को समझे बिना नहीं सब कुछ को समझ सकता, ये रास्ता स्वयं से निकलता है। तो समाधान से सुखी। परिवार में सभी व्यक्ति अगर समाधान संपन्न हो गए हैं और अपने जिंदा रहने के साधन के प्रति भी आश्वस्त हो गए हैं कि जितना हमारे पास साधन है वो हमको जिंदा रहने के लिए, हम उसके लिए श्रम कर सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, और के लिए भी हमारे में ताकत और सोर्स बने हुए हैं, और भी हमारे पास कल को भी उपलब्ध रहेगा, ऐसी आश्वस्ति हो जाती है। इसको समृद्धि बोलते हैं। इसका रिजल्ट है शांति। ऐसा अगर अच्छा, समाज नाम की कोई अलग इकाई तो होती नहीं है, परिवारों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को समाज है। तो अगर परिवार समृद्ध हो गए तो समाज में अभयता आती है, उससे संतोष होता है। जैसे आप कहीं बाहर हैं और आपका परिवार है दिल्ली में है, कहीं और है, तो आपको अगर अभयता है तो आपको संतोष होगा। और फिर सह अस्तित्व में, जिसको हम बोलते हैं सुख शांति संतोष, और सह अस्तित्व में आनंद पूर्वक जीना। तो ये सुख के 4 चरण है। निरंतरता तो सह अस्तित्व पूर्वक जीने में ही है। इन्हीं को कह रहे हैं कि जब तक ये 4 चीजें नहीं आएंगी तब तक हम समझदार परंपरा में से के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अब अगला जो आपने देव भाई ने प्रश्न किया था, इसी प्रयत्न के क्रम में ही हम तमाम जब तक पूजा पाठ योग्य कर डाले। क्योंकि चाहना क्या है, समाधान समृद्धि अस्तित्व सह अस्तित्व, समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व। अब हमको जो रास्ता मिला उस पर बढ़ गए। अगर लगा कि नहीं जब तब से कुछ नहीं होगा तो हम फिर इकट्ठा करने में लग गए सामान, लेकिन देखे तब भी कुछ नहीं हुआ। देखिए मैक्सिमम आदमी हमारे आसपास मिल जाएंगे, तो मैक्सिमम लोग हमारे आसपास मिल जाएंगे जो बात करते समय आदर्शवादी होंगे। बात क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं है, संसार तो माया है, ये प्रभु की भक्ति ही बड़ी चीज है, ये कुछ नहीं है, गाड़ी घोड़ा मकान, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ नहीं है, ये सब चीजें तो छूट जाएंगी, नश्वर है। लेकिन जीते समय ये सब चीजें हमको चाहिए और खूब ज्यादा चाहिए, और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। इसके लिए आप भी कुछ भी करो, अपनी संतान को ही बताते हैं। तो बात करते समय आदर्शवादी है, जीते समय भौतिकवादी। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि बात अगर आप भौतिकवाद की करेंगे तो उसमें आपको प्रसिद्धि सम्मान नहीं मिलता। प्रसिद्धि और सम्मान जो है आदर्शवाद बतियाने में ही, बात करने में ही मिलता है। लेकिन जीने जाएंगे तो आदर्शवाद में आपको जीना अच्छा नहीं लगता है, आपको भौतिकवाद में जीना अच्छा लगता है। इसीलिए आदमी, जी सुनील भैया का माइक, हाँ, इसीलिए आदमी जो है इसीलिए मानव जो है वो बात करते समय आदर्शवादी पाया जाता है, जीते समय भौतिकवादी पाया जाता है। बाबा जी कह रहे हैं उस दोनों से कुछ नहीं होना है। ये शिक्षा परंपरा, समझदारी परंपरा की ही आवश्यकता है। होना मतलब कुछ नहीं का मतलब है जितना होना उतना ही होगा। सुविधा का जितनी औकात है उतना ही होगा। सुविधा से सुखी तो हम होते ही है। हमको ठंडी लग रही है और हमें साल मिल गई, ओढ़ लिए, तो हमको सुख तो होगा ही होगा, लेकिन उतना ही होगा थोड़ी देर, उससे हमारा पूरा नहीं पड़ेगा। तो शॉल भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए, लेकिन उसी से पूरा नहीं पड़ेगा। ये केवल ये समझ पहुंच जाए सबके पास, इसके लिए पूरा कार्यक्रम।
जी भैया, यहाँ तक पढ़े थे, बताइए और कोई प्रश्न हो तो। हाँ जी। आगे पढ़े, कोई प्रश्न किसी का? नमस्ते भैया जी। जी नमस्ते। मेरा एक प्रश्न ये था इस बारे में जो आप बता रहे थे, जैसे आदर्शवाद और भौतिकवाद का, जैसा अभी आपने बताया, तो जी मध्यस्थ दर्शन उस दिशा में क्या कहता है, जैसे सुविधा कितनी हो या कितनी सफिशिएंट हो, ये चीज मैं थोड़ा समझना चाह रही थी कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि तृप्ति बिंदु कहाँ तक होना चाहिए, ये चीज मैं थोड़ा सा समझना चाह रही थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने आप शिविर किए हुए हैं? भैया जी, मैंने शिविर किया है, ऑफलाइन भी 2 शिविर किए हैं और बढ़िया। ऑनलाइन तो काफी सारे देख लिए। अभी पठन चालू है। बिल्कुल जी भैया। बिल्कुल। तो मध्यस्थ दर्शन सुविधा के मामले में ये नहीं कहता कि सुविधा इतनी चाहिए और इतने से तृप्ति हो जाएगी। तो समझदारी अगर होती है तो ही हम सुविधा को पहचान पाते हैं, ये कहा गया। अगर हमारे पास समझ हो गई है तब हम सुविधा के बारे में, जैसे अभी क्या है, अपनी आवश्यकता को हम स्वयं पहचान ही नहीं पाते। हम किसी दूसरे से प्रभावित होके ही अपनी आवश्यकता को पहचान पाते हैं। दूसरे आदमी से एडवर्टीजमेंट, जैसे मान लीजिए टीवी में जो आ रहा है, ऐड आ रहा है, या रोड पे हम चल रहे हैं, होर्डिंग दिख रही है, ठीक है, ये सारी चीजें तो मतलब कहीं बाहर उसका स्रोत है हमारी आवश्यकता को निर्धारित करने का। मैं अपने दम पर, अपने विश्वास पे, अपने परिवार के साथ बैठ के अपनी आवश्यकता को पहचान नहीं पाता दूसरों से प्रभावित हुए बिना। क्यों? तो इसमें इसीलिए कह रहे हैं बार बार, समझदारी समझदारी समझदारी। समझदारी आती है तो सबसे, जैसे आप इसके पहले पेज में ऊपर पढ़े होंगे, इस जब ज्ञान संपन्न होंगे तो होगा क्या, तो उसमें सबसे पहली आती है स्वयं के प्रति विश्वास, पहली उपलब्धि है। दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान, उसके पहले है स्वयं के प्रति विश्वास। तो स्वयं के प्रति विश्वास क्या है कि मेरी जरूरत क्या है उसको मैं पहचान पाऊं, ये भी स्वयं के प्रति विश्वास है। मैं अपनी जरूरत को पहचान करके उस जरूरत के अनुसार सुविधा मेरे पास है, परंतु मैं दूसरे की सुविधा, दूसरे के यहाँ का कुछ भी देख करके मैं अंदर से हिल जाता हूँ, मेरे पास नहीं है। ये स्वयं के प्रति विश्वास की ही कमी है। इसका मतलब मेरे में समझदारी का अभाव है कि मैं अपनी जरूरत को, मेरी जरूरत और देव भाई की जरूरत या आपकी रश्मि बहन की जरूरत अलग अलग हो सकती है। आपका जितने रोटी में पेट भरता होगा, हो सकता है मेरा उतने में न भरे, या मेरा जितने में भरता होगा हो सकता है उतने रोटी में आपका ना भरे। मुझे जो है वो सादी सब्जी खाने से अच्छा लगता होगा, आपको हो सकता है कि ऐसी सब्जी जो ज्यादा थोड़ी चटक वाली हो आपको अच्छी लगती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको जितने कपड़े चाहिए होंगे हो सकता है मुझे उससे कम चाहिए, या मुझे जितने चाहिए होंगे हो सकता है आपको उससे कम चाहिए होगा। ये समझ से निर्धारित होता है। तो जब तक समझदार नहीं होंगे, एक बात तो ये, मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन समझ को पूरा किया जा सकता है। आदमी समझ को पूरा कर सकता है। तो जब आदमी स्वयं को, जब आदमी समझ को पूरा कर सकता है, तो समझ को पूरा होने से जो स्वयं के प्रति विश्वास आता है, उस विश्वास पूर्वक अपनी आवश्यकताओं को स्वयं ही निर्धारित कर लेगा। वो न कम होंगी न ज्यादा होंगी। कम की भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भी होड़ में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे जो जरूरत है मैं पहचानता हूँ, मैं उसके लिए श्रम करूंगा, उत्पादन करूंगा। अगर मेरे लिए अनिवार्य आवश्यकता भी मेरे पास नहीं, मतलब हमारे तरफ कहा जाता है कि हाथ का मुंह से और आंख का निद्रा से संबंध नहीं, अर्थात मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, पेट भरने का भी मेरे पास खाना पीना उपलब्ध नहीं है, मेरे पास छत भी नहीं है, तो मुझे प्राथमिकता में वो चीज रहेगी ही रहेगी, फिर मैं समझ के काम में भी नहीं लग पाऊंगा।
और परंपरा में कहा भी गया भूखे भजन न होए गोपाला। अब ये भजन ही हम कर रहे हैं ना, ज्ञान परंपरा के लिए काम कर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं। हम सभी भूखे बैठे हो, 4 दिन से खाना ना मिला हो और हम कितनी भी अच्छी बात करें तो किसको यहाँ पसंद आएगी? तो जिनको ये लगता है कि मेरा तो अनिवार्य आवश्यकता के लिए ही मेरा संघर्ष है, उनको पहले भौतिक रासायनिक क्रिया चीजों को इकट्ठा करना जिससे कि सुनिश्चित हो सके सुविधा। हम सभी अपने अपने किसी घर में कमरे में आराम से बैठे हैं, अगर हम में से कोई फुटपाथ पे बैठा होगा तो शायद इसको सुन ही नहीं पाएगा, उसके पास छत ही ना हो, ऐसा कनेक्शन ही ना जो जिसके पास होगा। तो कुल मिलाकर के सुविधा जो है वो सुविधा तो आवश्यक है, सुविधा के लिए हमको लगना है, लेकिन कितनी चाहिए ये समझदारी से आती है, स्वयं के प्रति विश्वास से आती है। जब तक समझदारी नहीं आती है तब तक सुविधा हम कम ज्यादा पता ही नहीं कर सकते। हम कितनी भी इकट्ठा, आप कितनी भी इकट्ठा कर ले, हो सकता है मुझे लगेगा नहीं नहीं आपका तो फालतू इकट्ठा कर रहे हैं, या आप कितना भी इकट्ठा कर ले आपको कम लगेगा, या आपके पास कम ही हो आपको ज्यादा लग सकता है, ये भी उल्टा भी हो सकता है। बहुत से लोग कहते भी हैं भाई 2 रोटी ही, जब 2 रोटी ही खाना है, 2 कपड़े में गुजर करना है तो क्यों इतना तामझाम फैलाना है। तो यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 2 रोटी ही खाइए और 2 कपड़े ही पहनिए। आपको जितना रोटी खाना उतना रोटी खाइए, उसके लिए आश्वस्त हो जाएगी, उस रोटी का जुगाड़ की पहले आश्वस्त हो जाएगी। जितने कपड़े आपको आवश्यक लग रहे हो उतने कपड़े का आप इंतजाम कर लीजिए। यहाँ केवल ये कहा जा रहा है कि ये चीजें तय समझदारी से हो पाती है। इतना कपड़ा हमको चाहिए मेरी समझदारी से तय होगा, अगर समझदारी नहीं है तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, मुझे तय ही नहीं हो पाएगा। कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितनी सारी गाड़ी चाहिए। तो समझ महत्वपूर्ण चीज है। समझ का मतलब जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इसी 3 को यहाँ पर समझदारी यहाँ बोले हैं बार बार कि ये समझदारी है, समझदारी है इसके ऊपर वाले में। धन्यवाद भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये समझ से ही होगा, मतलब आप देखेंगे तो समझदारी से सही कार्य व्यवहार होता है। तो जो चीजें भी हम सुविधा के बारे में भी, जैसे परिवार में समृद्धि जो है यहाँ पर लिख रहे हैं ना, समृद्धि परिवार का विषय। अब परिवार में समृद्धि आएगी तब जब परिवार के सभी सदस्य समझदार होंगे। आपके समझदार हो जाने से आपके परिवार में समृद्धि नहीं, क्योंकि समृद्धि मानसिकता है, वस्तु नहीं है। अब 2-4 लोगों को सब चीज कम ही लगता है, दूसरों से कंपेयर ही कर करके अपने को कम ही पाते रहते हैं, या दूसरों से कंपेयर कर करके अपना अहंकार जताते रहते, देखो जी मेरा तो उससे बड़ा है, अभी हमको इससे और बड़ा करना है, और उसकी तो नजर ही झुक जाती है जब मेरी गाड़ी देखता है। अब ये क्या चीज है? इससे भी समृद्धि नहीं आएगी, इससे भी समृद्धि नहीं आएगी, हम किसी अहंकार में जा रहे हैं। तो समृद्धि परिवार के सदस्य समझदार होंगे तो परिवार में समृद्धि आएगी, आप सहज हो जाएंगे। फिर परिवार, आप ही समाधान से स्वयं में सहज हुए, समृद्धि से परिवार में भी सहज हो जाएंगे, क्योंकि वो सभी विवेक संपन्न हो गए, समझदार हो गए। नहीं तो रोज बाजार ही दौड़ रहे हैं आप, कम पड़ रहा है, रोज बाजार दौड़ रहे हैं, और जितना कमा रहे हैं, तो जैसे सोम भैया पहले कहा करते थे, अब तो शिविरों में कम कहते हैं कि हम कितना भी कमाएं, जो बरमुडा ट्रायंगल हमारे घर में है, किचन, बेडरूम और ड्राइंग रूम, इसी 3 में सारा चला जाता है, पता ही नहीं चलता। ये वाली बेडशीट, वो वाली बेडशीट, ये कर्टन, वो कर्टन, और ये वाला खाना कि वो वाला खाना, और ये वाला बर्तन कि वो वाला बर्तन, और ये वाला जो है वो परफ्यूम कि वो वाला परफ्यूम, ये वाला साबुन कि ये वाला शैम्पू, मतलब इसमें उलझे हुए हैं। तो अगर समझ नहीं आती है तो हमारे कमाने से नहीं हो पाएगा, कमाने से और पैसा इकट्ठा करने से, साधन इकट्ठा कर देने से हमारे परिवार में समृद्धि नहीं आएगी, क्योंकि समृद्धि के पहले समाधान का होना एक क्रम है। सुख के 4 चरण जो लिख रहे हैं क्रम है, मानव के स्तर पे समाधान, अगर समाधान नहीं है तो समृद्धि आएगी नहीं। समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए परिवार नहीं है तो समाज में अभयता नहीं आएगी, और ये समाधान समृद्धि अभयता नहीं है तो सह अस्तित्व प्रमाणित नहीं होगा। इसलिए बोले कि मानवीय परंपरा में सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। बढ़िया है, ऐसे प्रश्न इस किताब को पढ़ने में ऐसे प्रश्न बहुत आवश्यक होते हैं। मैं शिविर के लिए इसलिए पूछा
कि हमें मतलब ये भी थोड़ा पता रहे ना कि कौन कौन लोग इसमें है जो शिविर किए हुए हैं, कौन कौन लोग नहीं किए हुए, थोड़ा नाम भी ध्यान में आ जाएगा। जी जी भैया जी, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। जी, बढ़िया। धन्यवाद भैया जी। जी जी, धन्यवाद आपको प्रश्न करने के लिए। और आगे पढ़ा जाए। जी भैया। जी भैया। जी भैया, मैं पढ़ूं? हाँ जी। जी प्लीज। तो हमारा चरित्र भी विकसित के रूप में होने की आवश्यकता है। आचरण के रूप में हर वस्तु अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा। ये एक सूत्र मिलता है। इस सूत्र को हम आप सबको जांचना ही है। जांचने जाते हैं तो अपने में कौन सा चीज समझने वाला है, उस चीज को पहले समझना। समझकर निर्वाह करने वाला क्या चीज है, इसको समझना। और समझकर क्या पाएगा, उसको समझना। ये मानव का पहुंच है। मानव ज्ञान अवस्था के में गण्य है। ज्ञान अवस्था में गण्य होने का क्या आधार है? मानव जीवन चेतना क्रम में जिसको समझा हुआ समझाता है, उसी ढंग से कार्य व्यवहार करता है। वह जाना नहीं रहता, तब भी मानने की बात हर व्यक्ति में है। और जीव चेतना में जीते हुए हम इसको जानते हैं, ऐसा कहता है। दावे के साथ जाना नहीं रहता, माना रहता है, लेकिन बोलते समय जानता हूँ कहता है। ये व्यतिरेक है कि क्योंकि मानव चेतना में जीते हुए सर्व शुभ के अर्थ में सत्यापित करना बनता नहीं। भ्रमित आदमी में यही व्यतिरेक है। 99% भ्रमित मानव शरीर को ही जीवन मान लिए हैं, जिसके फलस्वरूप ही तमाम परेशानियां पैदा की हैं और परेशानियों से त्रस्त हुआ भी है। अब परेशानियों से मुक्ति पाने की इच्छा हुई है। उसी इच्छा के तहत ये कार्यक्रम है। चारों अवस्था में से मानव ही समझे और समाधानित हुए बिना सुखी नहीं हो सकता। पदार्थ अवस्था परिणामानुषंगी विधि से नियंत्रित है। प्राण अवस्था बीजानुषंगी विधि से नियंत्रित है। जीव अवस्था वंशानुषंगी विधि से नियंत्रित है। नियंत्रित रहने का प्रमाण ही है व्यवस्था में रहना, निश्चित आचरण में रहना। मानव को छोड़कर प्रकृति की हर इकाई अपने निश्चित आचरण में है। मानव में भी निश्चित आचरण की जरूरत है। मानव संस्कारानुषंगी विधि से नियंत्रित होना है। संस्कार क्या है? विकसित चेतना रूपी समझदारी है। समझदारी का प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। जब मानव समझदार होता है तो व्यवस्था में जीता है, और तब इसका आचरण मानवीयतापूर्ण होता है। जब व्यवस्था में नहीं जी पाता तो अमानवीय आचरण कहलाता है। अब मानवीय आचरण और अमानवीय आचरण का परिभाषा बनता है। इसके बाद हमको पता लगता है कि इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसकी ओर आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस तरह मानव के जागृत होने का रास्ता बना है। जीवन न पैदा होता है न मरता है, और शरीर रचित होता है और विरचित होता है। जीवन सहज विधि से मानव शरीर को चलाना चाहता है। जीवन सहज विधि क्या है? सुखी होने का समझ एवं कार्यक्रम। सारे पशु केवल जीने की आशा करते हैं।
वंशानुषंगी विधि से, जबकि मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है, किंतु जब मानव वंशानुषंगी विधि से जीने जाता है तो परेशान होता है। इतनी ही बात है। जी भैया, आगे पढ़ूं कि काफी है? एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, हाँ जी, छोटा सा पैराग्राफ अगला। ठीक है। इसको अच्छे ढंग से हमको समझने की जरूरत है, इसको अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की जरूरत है। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है। जब मैं आपसे समझकर दूसरों को समझा पाता हूँ, तभी मैं प्रमाणित होते हैं, तभी आप प्रमाणित होते हैं। इस तरह समझदारी परंपरा के रूप में बहती है, ना समझी परंपरा में बह नहीं सकती। समझदारी की वस्तु में विविधता नहीं होती, विविधता होती है तो प्रस्तुति में। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी और सुदृढ़ होगी, प्रखर होगी। सही करने का तरीका और प्रखर होता जाता है। सही करने की सार्थकता और सुलभ हो जाती है। सर्व मानव के लिए इसकी आवश्यकता है। इसीलिए समझदारी संपन्न मानव ही परंपरा को सही ढंग से आगे पीढ़ी को अर्पित कर स्वयं संतुष्ट हो सकता है। आगे पीढ़ी संतुष्ट हो सकती है। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम। लोग यहाँ से पढ़े जी। तो आचरण की बात इसमें ज्यादा आई है कि आचरण के रूप में हर वस्तु अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। मानव भी अपने आचरण के अनुसार ही प्रमाणित करे। अगर मानव प्रमाणित नहीं हो पाया है आज तक व्यवस्था के रूप में, जैसा हम लोग देखते हैं ऊपर भी आया था कि 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाएं प्रमाणित, नीचे ही आएगा 3 अवस्थाएं प्रमाणित। मानव अभी प्रमाणित नहीं हो पाया। इसका प्रमाण आया है कि मानव के कारण ही मानव स्वयं भी परेशान है और प्रकृति की बाकी चीजों में भी व्यतिरेक दिख रहा है, मतलब खराबी दिख रही है। मिट्टी खराब, पानी खराब, हवा खराब, ठीक है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। ये मानव मतलब प्रमाणित नहीं हो पाया है। तो मानव अगर प्रमाणित नहीं हो पाया, इसका मतलब मानव अभी अपने आचरण के साथ नहीं जी पा रहा है, यानी स्वयं के आचरण को नहीं पा पाया है, अर्थात स्वत्व पूर्वक नहीं जी पाया है। तो अब इसको कैसे जांचें? तो जांचने जाते हैं तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा चीज समझने वाला है, उस चीज को पहले समझना। जो चीज समझने वाला है उसको पहले समझना, फिर समझकर निर्वाह करने वाला क्या चीज है, फुलफिल जिसको करने वाला क्या चीज है उसको समझना, उसको समझकर क्या पाएंगे उसको समझना। तो 3 चीजें आ गई कि क्या चीज को समझना, ठीक है। तो मतलब पहले तो समझने वाला कौन है इसको जानना, क्या चीज को नहीं, पहला है कौन सा चीज समझने वाला है, समझने वाली चीज कौन सी है उसको देखना, फिर क्या समझना है उसको देखना, फिर समझकर पाएंगे क्या उसको समझना। ये 3 चीजें जांचने की कह रहे हैं। यही मानव की पहुंच है। तो चूंकि मानव ज्ञानावस्था में गण्य है इस दर्शन के अनुसार, तो ज्ञानावस्था में गण्य होने का आधार क्या है, क्यों कहा गया कि मानव ज्ञानावस्था का? तो मानव जीव चेतना क्रम में जिसको समझा हुआ समझता है उसी ढंग से कार्य व्यवहार करता है, वह जाना नहीं रहता है। देखिए 2 चीजें हैं, अभी मानव बहुत सी चीजें जाना नहीं है लेकिन मान लिया है और उसी पे खूंटा गाड़े है, नहीं यही सही है, और दावे के साथ माने रहता है। लेकिन मानी हुई चीज को क्या बोलता है बोलते समय, मैं इसको जानता हूं, आप नहीं जानते, मैं उसको जानता हूं। तो मानी हुई चीज के लिए दावे के साथ कहता है कि मैं इसको जानता हूं। तो अब व्यतिरेक यही है। इसका कारण क्या है कि 99%
भ्रमित मानव स्वयं को शरीर ही मान के बैठा हुआ। ये जो लाइन है ना, 99% आदमी मानव स्वयं को शरीर ही मान लिए हैं। यही सारी परेशानियों का कारण है। इसी परेशानी से, क्योंकि सुविधा पे सारा ध्यान क्यों जाता है? क्यों सुविधा इकट्ठा करने की तरफ जाता है? क्योंकि सुविधा किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। जीवन को तो एक भी सुविधा नहीं चाहिए। उसको तो सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, कृतज्ञता चाहिए, ममता चाहिए। तो जीवन को सुविधा एक भी नहीं चाहिए। फिर भी हम अगर सुविधा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सुविधा शरीर को चाहिए, इसका मतलब हम स्वयं को शरीर ही माने हुए हैं। जैसे हम सारी सुविधा इकट्ठा करके चाहते हैं कि हम अब आराम में आ जाएंगे, विश्राम में आ जाएंगे। सारी सुविधा इकट्ठा होने के बाद आराम में आ जाएंगे। अब आराम किसको चाहिए? शरीर को तो आराम, शरीर तो श्रम से स्वस्थ होता है, और जब उसको विश्राम की जरूरत होगी तो कर लेगा। आप शरीर के साथ अत्याचार बहुत नहीं कर सकते। अगर उसको विश्राम की जरूरत होगी तो ले लेगा, नहीं आप देंगे तो हॉस्पिटल में फिर जाके ले लेगा, गिर जाएगा, आप कोई उठा के हॉस्पिटल में आराम कराएगा उसको। तो आराम की तो जब शरीर को आराम चाहिए तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आराम की जरूरत जीवन को चाहिए। हमको लग गया शरीर को ही चाहिए, इसका मतलब है कि हम शरीर को ही सब कुछ मान के बैठे हुए। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें एक बार और चर्चा हुई कि पदार्थावस्था परिणामानुसंगी विधि से नियंत्रित है। परिणामानुसंगी का मतलब परिणाम और अनुसंगी, तो परिणाम के अनुसार। परिणामानुसंगी का मतलब होता है परिणाम के अनुसार। परिणाम का मतलब कोई क्रिया हो रही है, क्या परिणाम आया। जैसे सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक अलग तत्व है। अब सोडियम और क्लोरीन मिल गए किसी रासायनिक विधि से, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, तो एक नया परिणाम आ गया, वो नमक हो गया। अब वो नमक के आचरण के साथ हो जाएगा। सोडियम अपने आचरण के साथ, क्लोरीन अपने आचरण के साथ, उसके अनुसार उनका आचरण है, लेकिन किसी विधि से वो मिल गए रासायनिक रूप से। अब सोडियम क्लोराइड हो गया, तो अब जो नया परिणाम आया उसके अनुसार उसका आचरण हो जाएगा। वैसे ही हाइड्रोजन जलने वाली गैस, ऑक्सीजन जलाने वाली गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में किसी परिणाम में आ गए, परिणामवश वो हाइड्रोजन H2O बन गए, पानी बन गया। तो अब वो हाइड्रोजन के भी आचरण के साथ नहीं होगा, ऑक्सीजन के भी आचरण के साथ नहीं होगा, वो जो नया परिणाम आया उसके आचरण के अनुसार हो जाएगा। इसी को बोलते हैं परिणामानुसंगी। जैसे जिप्सम का एक आचरण है, सिलिका का एक आचरण है, ऐसे जो सीमेंट में जो बहुत सारी चीजें, सबका अलग अलग प्रकार का आचरण, उसको एक विधि से मिला दिया गया तो वो सीमेंट का उसका आचरण होगा। फिर सीमेंट का एक आचरण है, कंक्रीट का एक आचरण है, सरिया लोहे की उसका एक आचरण है। अब सरिया के चारों तरफ अगर कंक्रीट, रेत और सीमेंट मिल गया तो वो फिर तानने की उसकी ताकत बढ़ गई, नया परिणाम आ गया, अब उसके आचरण के साथ हो गया। तो इसको देखेंगे तो परिणामानुसंगी है समस्त पदार्थावस्था। जैसा परिणाम आया, क्योंकि गठनशील परमाणु में क्रिया चलती रहती है, परमाणु एक दूसरे से मिल करके कुछ न कुछ नया परिणाम लाते रहते हैं, जो नया परिणाम आता है उसके उनका आचरण निश्चित है। ऐसे ही जो प्राणावस्था है पेड़ पौधों का, वो बीजानुसंगी विधि से, जैसा बीज है उसके अनुसार ही उसका आचरण निश्चित है। आप चने का बीज अगर हमको दिखाएंगे तो हम बोलेंगे ये चने का बीज है, और इसको अगर आप मिट्टी में लगाओगे तो इससे चने का ऐसे झाड़ आएगा और उसमें बहुत सारे चने लग जाएंगे, और इस चने जैसे ही होंगे। हम ये नहीं कहेंगे नहीं उसमें मटर आ जाएगा। ठीक है, तो पेड़ पौधों का समस्त आचरण बीजानुसंगी, इनकी सारी जो है कोडिंग बीज के अंदर ही होती है। बीज के अंदर ही कोडिंग होती है, और बीज जब अनुकूलता पाता है, जैसे ही वो अनुकूलता पाता है, वो अंकुरित होता है, उसके बाद उसका सारा जो डिकोड होना शुरू होता है, और वो उसके अनुसार फिर उसका तना और उसका पत्तियां और उसका फूल, उसका फल आ जाता है। तो ये बीजानुसंगी। जीवावस्था को देखेंगे, जीव जंतुओं को, तो वंशानुसंगी, वंश के अनुसार इनका आचरण है। यानी शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी मांस नहीं खाएगी। शेर का बच्चा शेर जैसा ही होगा, मानव गाय का बच्चा गाय
जैसा ही होगा, उसका समस्त आचरण गाय जैसा होगा। उसको कुछ भी आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते, मतलब कुछ भी आप उसको बदलाव नहीं कर सकते उसके आहार में। ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन ट्रेनिंग दे के ये नहीं कर सकते हैं कि वो मांसाहारी हो जाए। ट्रेनिंग दे करके मतलब हो सकता है बहुत जबरदस्ती करे तो हो जाए, लेकिन उसको कोई बीमारी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आहार के मामले में, उनकी दिनचर्या के, उनके शरीर के डिजाइन के मामले में उनका समस्त आचरण आप देखेंगे तो वंश के अनुसार ही रहता है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता, गाय का बच्चा गाय, बछड़ा बछिया, ठीक। तो नियंत्रित रहने का प्रमाणित व्यवस्था में तो ये जो कह रहे हैं कि वंशानुसंगी परिणामानुसंगी विधि से नियंत्रित है, बीजानुसंगी विधि से नियंत्रित है और वंशानुसंगी विधि से नियंत्रित है। ये जो नियंत्रित है शब्द कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो व्यवस्था में है, व्यवस्थित है, आचरण निश्चित है, उसी को नियंत्रित कहा जा रहा है। तो मानव को छोड़कर प्रकृति की हर इकाई अपने निश्चित आचरण में है। और उनके आचरण का तय कैसे हो रहा है? तो पदार्थावस्था में परिणाम विधि से, प्राणावस्था में बीज विधि से, जीवावस्था में वंश विधि से, उसके अनुसार उनका आचरण निश्चित पाया जाता है। मानव का वंश विधि से निश्चित पाया नहीं जाता। विद्वान का बच्चा मूर्ख हो सकता है, मूर्ख का बच्चा विद्वान हो सकता है। तो वंश विधि से कोई आचरण पाया नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है? इसका कोई अलग अनुसंगीयता होगी तो वो देखा गया, जो इस दर्शन में कहा गया कि मानव संस्कारानुसंगी विधि से नियंत्रित होना है। जब भी नियंत्रित होगा संस्कारानुसंगी विधि से। और संस्कार कैसे नियंत्रित होंगे? शिक्षा विधि से। इसको शिक्षा संस्कारानुसंगी विधि से कहेंगे। संस्कार क्या है? तो विकसित चेतना रूपी समझदारी। विकसित चेतना मतलब जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण, जिसको चेतना विकास बोलते हैं। ये आज का है? ये मूल्य शिक्षा से नहीं। कम में। तो आज का क्यों नहीं लाए? रामपाल भैया उठा लाया मैं। क्या माइक आपका ऑन हो गया जी? तो संस्कार, तो ये जो चेतना विकास कर रहे हैं ना जीव चेतना से, तो अगर हम सुविधा, जीव को क्या चाहिए? जीव को केवल सुविधा चाहिए। सुविधा मिल गया बस, उसको सम्मान, विश्वास, प्रेम, स्नेह, ये सब चीजें उसको नहीं चाहिए। आप करते हैं तो उसको कोई नकारेगा नहीं, लेकिन वो उसके लिए बेचैन नहीं है। हम इसके लिए बेचैन हैं। सारा कुछ करने के बाद हम चाहते हैं कि मेरा कोई सम्मान करे, मुझे कोई अच्छा आदमी बता दे। सारा चीज इकट्ठा करने के बाद हमको कोई बड़ा आदमी बता दे, तो हम उसके लिए बेचैन हैं, वो उसके लिए बेचैन नहीं है। तो उसको केवल सुविधा चाहिए। लेकिन मानव को सुविधा भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। अब ये समझ के बिना आएगी नहीं। तो समझ पूर्वक सुविधा का सदुपयोग और समझ पूर्वक संबंध में सम्मान पूर्वक जीना, इसको बोलते हैं मानव चेतना में जीना। तो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण, इसी को चेतना विकास बोलते हैं। तो विकसित चेतना रूपी समझदारी, और समझदारी का प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण, जिसमें 3 चीजें आती हैं: मूल्य, चरित्र और नैतिकता। जैसे मूल्यों की चर्चा हुई ऊपर, मानव मूल्य, जीवन मूल्य और स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य। ये मूल्य समझ में आना और इसका निर्वाह होना, चरित्र पूर्वक जीना, और नैतिकता, नीति पूर्वक जीना, इसको मानवीयतापूर्ण आचरण बोले हैं। तो जब मानव समझदार होता है तो व्यवस्था में जीता है, और तब इसका आचरण मानवीयतापूर्ण होता है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण डंडे से, नियम से, कानून से, अनुशासन से, कोर्ट कचहरी से तय नहीं होगा, संविधान से तय नहीं हो पाएगा, समझदारी से ही आएगा। अगर समझदारी से पे काम नहीं हुआ तो कोर्ट कचहरी में नए नए कानून बनाते रहिए। आप कानून बनाएंगे, बाद में कानून वापस भी लेना पड़ता है, ये भी एक नया लफड़ा होता है। कानून बनाते रहिए, कानून बदलते रहिए, हाँ यही करेंगे। मानव समझदार नहीं हुआ तो ये सारी समस्याएं, तो मानवीयतापूर्ण आचरण समझदारी से कम में आती है। तो और ये समझने वाला कौन है? जीवन है। तो पहली बात तो ये समझ में आया कि जीवन न पैदा होता है न मरता है, शरीर ही रचित होता है, शरीर ही विरचित होता है।
जब ये पता चल गया कि जीवन मरने वाली चीज नहीं है, शरीर ही मरने वाली चीज है, क्योंकि शरीर पैदा हुआ है, तो मैं कोई अमर चीज हूं, ये हमको भान नहीं रहता है। क्योंकि हम सुविधा को ही प्राथमिकता देते देते कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। सुविधा को प्राथमिकता देते देते हम बार बार बेहोश हो जाते हैं कि हम शरीर ही हैं, हम शरीर ही हैं, हम शरीर ही हैं। सुविधा शरीर को चाहिए, इसीलिए हम सुविधा मूलक जीते हैं, क्योंकि बार बार हमको लगता है हम शरीर ही है, हम शरीर ही है। असुविधा कहीं खत्म न हो जाए, मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। जबकि ये जब ध्यान जाता है कि जीवन, यहाँ जो लिख रहे हैं, जीवन न पैदा होता है न मरता है, शरीर रचित होता है, विरचित होता है। जब ये पता चल जाता है कि जीवन न पैदा होता है न मरता है, तब हम जीवन सहज विधि से जी पाते। तो जीवन सहज विधि से फिर हम मानव शरीर को चला पाते हैं। तो जीवन सहज विधि क्या है? तो सुखी हो के जीना ही जीवन सहज विधि है। अभी हम सुख पाने के लिए जी रहे हैं, तो सुख पाने के लिए सुविधा मूलक ही जीते हैं। लगता है कि ये वाली सुविधा आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, ये पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये वाला मकान मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे, बच्चे को ये डिग्री मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे को नौकरी मिल जाएगी सुखी हो जाएंगे, उसकी ठीक शादी हो गई सुखी हो जाएंगे, उसके बच्चे हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे, उसके जो है वो पद मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे। इसी में अपनी शरीर यात्रा पूरी हो जाती है। तो सुविधा, तो जीवन सहज विधि क्या है? जीवन सहज विधि है कि एक बार आर पार हो जाया जाए, समझ पूरी कर ली जाए, क्योंकि समझ बराबर समाधान, समाधान बराबर सुख। तो समझना ही एकमात्र कार्यक्रम है जीवन का, समझ पूर्वक सुखी हो पाए। इसके लिए हम शिक्षा में 20 साल लगाते हैं। ऐसा अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, हम जो बैठ के कर रहे हैं ये एडल्ट एजुकेशन है, क्योंकि हमको जिस समय शिक्षा की ये उस समय उपलब्ध नहीं था। अगर ये शिक्षा में उपलब्ध हो जाए तो 15-20 साल में इसमें हम पार पा लेंगे, तो फिर सुखी होकर जिएंगे। अभी हम सुख होने के लिए, सुखी होने के लिए जी रहे हैं। तो सारे पशु केवल जीने की आशा करते हैं, लेकिन मानव सुखपूर्वक जीने की आशा के साथ, ये हमको समझ में आ जाए। अभी तो बहुत से लोगों को जब इस सभा में बैठते हैं तब समझ में आता है कि हमको सुख चाहिए और निरंतर चाहिए। बहुत लोग इसके पहले पता ही नहीं कि हमको चाहिए क्या। शिविर में आते तो बोलते अच्छा सुख चाहिए, वो भी निरंतर चाहिए, ये कैसे होगा? मतलब जहाज चाहिए तो मिल गया, दूसरे ग्रह पे जाना चाहिए तो चले गए, और जो हमारे अंदर एक नेचुरल नीड है सुख चाहिए वो नहीं मिलेगा। जिस नियम से वो सब मिल रहा है उस नियम से भी मिलेगा। हमने इस पे लगाया ही क्या है? हम जो 8 घंटा 10 घंटा हमारा क्वालिटी टाइम होता है, उसमें से 10 मिनट भी हम सुख के समझ के लिए लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं तो उपलब्धि इधर नहीं हुई है। लगाएंगे घंटा 1.5 घंटा तो उपलब्धि इसमें भी हो जाएगी। इसको अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता है कि जब मैं आपसे समझ, एक चीज और इसमें है कि मैं कब प्रमाणित होऊंगा कि मुझसे अगर कोई समझा है और वो दूसरे को समझा ले जा रहा तो मैं प्रमाणित होऊंगा। जैसे देव भाई से मैं समझा और मैं किसी को समझा ले गया, तब देव भाई प्रमाणित होगा। ये 3 टायर है पूरा सिस्टम। तो इस तरह समझदारी परंपरा रूप में बहती, क्योंकि मैं आपको चाय बनाना सिखाया, आप बेहतर चाय बना ले रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये परंपरा नहीं बनेगी। मैं आपको चाय बनाना सिखाया और आप बढ़िया चाय बना बना के लोगों को पिला रहे हैं, इससे परंपरा नहीं बन पाएगी। परंपरा कब बनेगी? जब मैं आपको चाय बनाना सिखाया और आप भी किसी अगले को चाय बनाना सिखा दिए, फिर वो आगे किसी को सिखा पाएगा, तो ये परंपरा बनेगी। नहीं तो परंपरा नहीं बनेगी, फिर आप तक ही क्यों रह जाएगी। इसलिए इसको कह रहे हैं कि समझदारी परंपरा के रूप में ऐसे बनती है। तो समझदारी की वस्तु में विविधता नहीं है, अगर विविधता है तो प्रस्तुति में है। जैसे आप जैसे कहेंगे वैसे मैं हो सकता न कहूं, लेकिन वस्तु एक ही हो। बढ़िया, इतनी सी बात थी इसमें। मुझे लगता समय भी हो गया, बाकी आप बताइए जैसा किसी का प्रश्न हो तो।
तो 32 पेज के पहला पैराग्राफ हम लोगों ने, दूसरा पैराग्राफ हमने कर लिया है। 32वें पेज के लास्ट पैराग्राफ, मानव संसार कारानुपसंगी इकाई है, यहाँ से शुरू करना है। जी बताएं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभा में उपस्थित रहे। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। बहुत जी भैया, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। अगले न- संडे मिलते हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। बहुत नमस्ते नमस्ते बहुत भैया। धन्यवाद भैया जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जाओ मेरी बच्ची, लड्डू को उठा ले।